Dear students, welcome to the session of class 11th physics subject students। फिजिक्स का पेपर आने वाला है टर्म वन का, तो बच्चों उसमें आप लोगों को ये यूनिट वन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी फटाफट। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों ये सीजीएस सिस्टम आई थिंक सभी को पता होगा, एमकेएस सिस्टम भी पता होगा, इंटरनेशनली अडॉप्टेड ऐसा यूनिट जिसको हम एमकेएस के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें मास जो है वो किलोग्राम में एंड लेंथ जो है मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर होता है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। यूनिट आई थिंक आप लोगों को पता होंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस साथ में ये सारे इसके फंडामेंटल यूनिट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं अदर यूनिट के, जो डेराइव नहीं होती, किसी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें दो और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं, जिसमें प्लेन एंगल जिसका यूनिट बच्चों रेडियन या रखना है। ठीक है, और सॉलिड एंगल जो है स्टीरेडियन में मेजर करते हैं। बच्चों यूनिट कैन नॉट बी प्लूरल, प्लूरल नहीं हो सकते, जैसे कि 5 केजीज नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है, तो 5 केजी ही होगा। ये चलो लोअर क्लास मतलब लोअर क्लासेस में आप लोगों को किया ही होगा आप लोगों ने। डेराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। एरिया, वॉल्यूम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, ओके, सरफेस टेंशन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बच्चों मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। ओके, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं कि 1 मिली जो है इसको स्मॉल m के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डेसी जो है स्मॉल d के साथ, सेंटी स्मॉल c के साथ। ओके, नैनो स्मॉल m के साथ, पिको स्मॉल p के साथ, फेम्टो जो है वो स्मॉल f के साथ बच्चों, और ऑटो जो है वो स्मॉल e के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बच्चों इस साइड आए, ये ज़्यादातर कैपिटल में ही होते हैं। ओके, तो इसमें बच्चों आप लोगों ने इसके यूनिट जो हैं वो अकॉर्डिंगली आप लोगों को देख लेना। ये आप लोगों को मुझे लगता है मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है जिसको हम 10 रेज़ टू पावर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट यूनिट जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक डिस्टेंस के यूनिट है। सन से आपने अर्थ की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वो जो इसके इक्वल होती है। ओके, इसको हम बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे लाइट ईयर जो है ये भी डिस्टेंस के यूनिट है। ओके, तो ये इसकी वैल्यू याद रखना, मीटर में इतनी होती है 1 लाइट ईयर, यानी कि कितनी लाइट एक साल में वैक्यूम के बीच एक साल में कितनी लाइट डिस्टेंस कवर करेगा। परसेक भी डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। ठीक है, इतने लाइट ईयर के इक्वल है, और मीटर में इसकी वैल्यू ये होगी। ये नोट डाउन कर लेना प्लीज, ये आएगा आपको। उसके बाद एक्सरे यूनिट भी होता है, 10⁻⁻3। सिमिलरली बच्चों ये कुछ यूनिट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। आंगस्ट्रॉम पता होना चाहिए, माइक्रोम पता होना चाहिए, 10⁻⁻6 है। एएमयू पता होना चाहिए, फर्मी पता होना चाहिए। शेक, शेक इज अ यूनिट ऑफ टाइम। अगर मैं ये बोलूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से हैं टाइम के, तो ये शेक ही होते हैं, 10⁻⁻8। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद बच्चों हॉर्स पावर, ठीक है, पाउंड, पाउंड इतने केजी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में सारी की सारी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होती है। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। अगर जीरोस इंक्लूडेड है इन बिटवीन दी टू नॉन जीरो नंबर्स, तो बच्चों वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो आगे लिखी हुई है फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे अगर पॉइंट के बाद लगा हुआ है तो बच्चों वो सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आएगा क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी आप लोगों को। ओके, उसके बाद इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, अगर जीरो के एंड करता है, दैट आर नॉट टू बी राइट ऑफ द डेसिमल। ओके, डेसिमल के राइट नहीं है। ओके, द जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, इसमें बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, इसमें बच्चों 3 आ गई अब, क्योंकि पॉइंट से 0 राइट साइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही पॉइंट के राइट साइड यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट
ये कुछ रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। आप लोगों ने बच्चों सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाले ही जो मतलब नंबर्स होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि द फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें जो डेसिमल प्लेस होगी वो होगी देयर इज ए नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। सिमिलरली अगर आपके पास देखिए, मैं अब एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे 2.0 है, 4.00 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो आप 8.0 लिखोगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद डेसिमल एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ओके, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसकी है, इसकी तो 3 आ गई, इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर लीस्ट वाला होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? बाकी चलो ये रूल है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये आ गया तो कर लेना। उसके बाद बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। बच्चों जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट को एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि एनर्जी जो है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली एच न्यू होता है। सिमिलरली डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो एच इसमें भी है, इसमें भी है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें डायमेंशनल फार्मूला एच का कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है? ये चीजें याद रखनी है, डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ऐसे ही बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फर्स्ट अप्रोच है, सेकंड है, थर्ड है। तो तीनों के केसेस में जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ईटा का, ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सेम ही आएगा, ठीक है? ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों ये कुछ रूल्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, उनकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा। साइन थीटा का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, सिमिलरली कॉस थीटा का भी नहीं है, ठीक है? tan का भी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल ऑल्सो डायमेंशनलेस, याद रखना e रेज़ टू पावर x है तो डायमेंशनल फार्मूला उसका भी कोई नहीं आएगा। लॉगरिथम वाली वैल्यू भी डायमेंशनल लेस होती हैं, ठीक है? ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। ओके, उसके बाद जितनी भी रेशियोज हैं, जैसे मोल हो गया, तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट अपॉन वेट ये भी डायमेंशनल लेस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी किसी सब्सटेंस की, एंड डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी बच्चों एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक डायमेंशनलेस है क्वांटिटी। ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रेन, ठीक है? स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए, आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये वाले। उसके बाद करेक्टनेस कैसे निकालते हैं हम बच्चों? इसमें v जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m0 l1 t माइनस 1, ठीक है? ऐसे ये u है, इसका भी सेम रहेगा। ओके, जो a इंटू टी है, एक्सेलेरेशन इंटू टाइम, एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, तो देखिए ये तीनों का सेम आ रहा है, इट मींस ये डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे ही बच्चों आपने न्यूटन को डायन में भी कन्वर्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। ऐसे ही जाउल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को आ सकता है। आई होप ये आप लोगों को आते ही होंगे। आगे बच्चों कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है फिजिकल क्वांटिटी में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया कि एक फोर्स है जो कि मास और एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो मास, force is directly proportional to mass raised to power a, force is directly proportional to acceleration raised to power, यहाँ पे आप b लिख लो, c लिख लो, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी a आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आप b लिख लो, यहाँ c लिख लो, ठीक है? तो अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। ओके, तो कांस्टेंट आप ऐसे लिख लेना। अब आप लोगों ने क्या है, दोनों के डायमेंशनल फार्मूले लिख के, ठीक है, उनको डायमेंशनली इक्वल करके बी और सी की वैल्यू निकाल के आपने फार्मूला निकाल देना है। ओके, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है? F इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना आपको आ सकता है। और बच्चों ये चीज याद रखना है कि क्योंकि ये एमसीक्यू भी आने हैं, तो इसमें बच्चों याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से हमें नहीं पता चल सकता। जैसे कि आपके पास मान लो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अगर यहाँ पे v इज इक्वल टू 2u प्लस 6at हो तो इसका भी तो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही आएगा ना। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है,
पर डायमेंशनली सॉरी करेक्ट है, बट ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट का हमें यहाँ पे नहीं पता होता है, तो लिमिटेशन आ जाती है। अब बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो फ्लैश कर रहे हैं, इनके आंसर मैं लास्ट में दे रहा हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे मर्ज़ी करना है कर लो। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 2-3 सेकंड का, स्क्रीनशॉट लेके इसके बच्चों न्यूमेरिकल आपने एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने करने हैं बच्चों, ठीक है? 39 तक हो गए, उसके बाद ये कुछ आंसर्स हैं, ये आप लोग देख लो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा जो सेकंड यूनिट है, फटाफट रिवीजन में हम वो कर लेते हैं। 1 सेकंड आप इसको ज़रा नोट कर लो। यस, तो उसके बाद बच्चों काइनेटिक्स, ये रिवीजन एंड फार्मूला यूज्ड, इसमें बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का रिलेशन आई थिंक सभी को पता है। एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ओके। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, जो आपका टाइम पीरियड होता है डेल्टा टी, उसको हम जीरो को अप्रोच कर देते हैं, तो यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी आएगा। अब वेलोसिटी कैसे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए बच्चों एस इज इक्वल यू टी रहता है, वी टी सॉरी। तो यहाँ पे एस क्या है, एस बच्चों डिस्टेंस होता है कि मान लो ओरिजिनली आप एक्स नॉट डिस्टेंस पे हो, आपने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है किसी टाइम पे, तो दोनों का डिफरेंस वो डिस्टेंस रहती है। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो जो इन इन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन वन डायमेंशन, जो वेलोसिटी होती है वो बच्चों स्लोप ऑफ पोजीशन ग्राफ से आपको पता चलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। जैसे कि टाइम है इधर और इधर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इस पोजीशन टाइम ग्राफ में आपने इसकी स्लोप निकाल लेनी है, ओके। कई बार ऐसे दो ग्राफ दिए होते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि किसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। जिसका जितना ज़्यादा एंगल होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसकी उतनी ही स्लोप रहती है। स्लोप tan एंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके पास है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। मान लीजिए ऐसे आपको ग्राफ आ गया कि इतने टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो आप इसका एरिया निकाल लोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता ही है कैसे निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इससे ऐसे ही इंस्टेंटेनियस, ओके, ये भी आप लोग करना है। एक्स टी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मैंने अभी बताया वो सेम चीज है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए ऑन ए एक्स टी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों सेम चीजें होती हैं, ओके। एवरेज एक्सेलरेशन आपको पता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम टेकन, इसको डिवाइड कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें चीजें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट ए गिवन टाइम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो इसकी टेंजेंट आपको क्या देगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है एक्सेलरेशन, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये सारे एमसीक्यू हैं, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन ये आप लोगों को आती होंगी सभी, ठीक है, तीनों के तीनों, क्योंकि मैं फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को करवा दिया होगा, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन, ओके, जो एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने अभी बता दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसमें बच्चों एरिया अंडर कर्व। मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके से है, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, एरिया अंडर कर्व आ गया, क्योंकि ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी है। तो वेलोसिटी कैसे निकली, ए इंटू टी, ठीक है। यानी कि सॉरी, यहाँ से आपने वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो आपको डिस्टेंस कवर ही मिलेगा, बिकॉज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी कि कई बार क्या होता है कि व्हीकल ब्रेक अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाता है, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल देते हैं। तो जिसका फार्मूला क्या होगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as,
ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो रहेगा, ठीक है। इनिशियल ही आएगा, इनिशियल नेगेटिव है, तो यहाँ से आपने डिस्टेंस कितना आया माइनस यू स्केयर अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला बना, नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे वो फिर स्टॉपेज पॉइंट पे आएगा। फ्री फॉल में बच्चों जो इक्वेशन रहती हैं, एक तो ए जी में चेंज कर जाता है। सेकेंडली अगर डाउनफॉल है तो आप अलोंग दी ग्रेविटी जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन, अगर अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हो तो नेगेटिव साइन। ये सारे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब आप अपवर्ड मोशन है में जा रहे हो। आगे बच्चों ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसको इसकी डेरिवेशन है आप लोगों ने करी होगी इसके। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम, लेकिन इसमें बस ये होता है कि दो वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं, उसमें फिर एक वेक्टर इसके ये पैरेलल ड्रॉ करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो पूरी फुल फ्लैश तो पैरेललोग्राम होगी, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो फिर आप जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। इसके स्पेशल केसेस आप लोगों को पता होंगे कि अगर दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1 हो जाएगा, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल होगा, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है उसका जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव नेगेटिव मतलब डिफरेंस में रहता है, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वही डोमिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री आ गया, इसको आप सोल्व कर लेना, ओके हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बच्चों रिजल्टेंट फॉर कंडीशन फॉर ए जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब आएगा भाई, कब आएगा, आर की वैल्यू जीरो कब आएगी, अगर बच्चों दो वेक्टर, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लेमिन्स थ्योरम होती है, ठीक है। एक पॉइंट पे अगर तीन फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उसमें ये जो एंगल अकॉर्डिंगली आपने लिखना होता है। जैसे F1 फोर्स है तो इसके ऑपोजिट अल्फा एंगल, F2 फोर्स है तो उसके ऑपोजिट बीटा एंगल, F3 फोर्स है तो उसके ऑपोजिट गामा एंगल, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे आएगा, करना कर लो, नहीं करने तो कोई बात नहीं। आगे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन है वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, तो वो फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा चूज करेगा। तो देखिए v1 वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, ये v1 वेलोसिटी होगी, ठीक है, स्टिल वाटर में। ये रोवर वाटर में v2 वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये वाली, ओके ऐसे। तो इसका जो मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो थर्ड थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल दे देगी, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ओके। तो ये एंगल भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से ही। अगर विश टू क्रॉस ए बॉडी शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, इसमें क्या है, बॉडी जो है पर्सन हैज टू मूव हिज बोट straight towards one end but due to the water flow he reaches the distance x away, ठीक है, x away from the other end। तो ये कुछ इस तरीके से है कि एक पर्सन है वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है। केस क्या है कि जो बोट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बट ड्यू टू दी वाटर फ्लो वो एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी वन एंड, अपने एंड से एक्स डिस्टेंस अवे जो है वो ट्रेवल करेगी, बिकॉज पानी का भी फ्लो वहां पे था, ठीक है। पानी कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जाना चाहता है, लेकिन पहुंचा कैसे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली फिर आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कितने एंगल पे बोट को करना चाहिए ताकि वो यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, इजीली, ओके, कितने एंगल पे जाना चाहिए। तो ये कुछ मतलब है बोलो कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने करने हैं तो कर लेना। दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है ये आप लोगों के सामने है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें उनका ऑर्डर सेम बनाना होता है, ठीक है, बना के उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। बैकवर्ड डायरेक्शन है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। रिलेटिव वेलोसिटी आई थिंक पता होगा कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो प्लस कर देते हैं हम। किसी एंगल पे रहता है तो अकॉर्डिंगली बच्चों सेम पीछे वाला जो हमने किया ऐसे ही करना होता है।
जो मेन कंपोनेंट है वो मैं उस पे आ रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको हम बोल देते हैं कि एक वेक्टर है उसको आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में हमेशा कौन सा एंगल आएगा, कॉस थीटा याद रखना, और वर्टिकल में हमेशा ही होता है साइन थीटा। ठीक है, ये बने हुए हैं। स्केयरिंग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट आई थिंक सभी को पता होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट बच्चों जीरो रहता है तो दो वेक्टर जो हैं वो जो 90 डिग्री एंगल पे होंगे। दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपने प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कंपोनेंट आई कैप वाले दोनों के वो ऐड कर देने हैं, मल्टीप्लाई कर देने सॉरी, उसके बाद जे वाले भी ऐसे और के वाले भी ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का पता है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर बच्चों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो दो वेक्टर वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन आता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है तो इन दोनों में एंगल फाइंड आउट करिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को पेपर में आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है, इसमें बच्चों जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, माइनस जे कुछ इस तरीके से। आई थिंक आप लोगों को आता होगा, तो ये नहीं आता तो देख लेना। प्रोजेक्टाइल के बच्चों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे। ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली दो प्रोजेक्टाइल है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे को ऐसे आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तो इसका टाइम ऑफ लाइट, रेंज, ओके, ये फार्मूले याद रखना आप लोग। के बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिजेक्टरी पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, इसी के बेसिस पे है क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहता है। तो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ डेसेंट, टाइम ऑफ एसेंट से आप टाइम ऑफ लाइट निकाल लोगे। ठीक है, पूरा का पूरा। h की वैल्यू, मैक्सिमम रेंज कौन सी होगी, कितने एंगल पे होगी, जब एंगल 45 डिग्री होगा। ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। रेंज हाइट है, ये रेंज है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यू हैं, इसके देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग कर लेना। ओके बच्चों, तो ये दो चैप्टर हो गए। ऑल दी बेस्ट, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। बाकी दो चैप्टर आपके दो तीन और होंगे, जितने भी हैं आप लोगों को पता होगा वो आप लोग अपने एंड पे कर लेना। थैंक यू वेरी मच।